इस समय महक अपने कमरे में बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी और नॉवल पढ़ रही थी। खूबसूरत और रोमांटिक सी स्टोरी पढ़ते हुए उसका मन बहुत खुश था और चेहरे पर शांति और प्यारी सी मुस्कान थी। उसे रोमांटिक लव स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था और जब वो अपना ये पसंदीदा काम कर रही होती तो उसे कोई भी परेशान करे ये उसे अच्छा नहीं लगता था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और पल्लवी अंदर आई। पल्लवी उसकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन सगी बहन से कम भी नहीं थी। आनंद जी के मुंह बोले भाई संजीव जी की बेटी थी। महक की दादी सरिता जी ने संजीव जी को 5 साल की उम्र में एक सड़क के किनारे रोता पाया और उन्होंने उसे अपनी गोद में समेट लिया। पुलिस को भी खबर की थी, लेकिन पुलिस ने कहा जब तक इस बच्चे के माँ बाप नहीं मिल जाते आप इसकी देखभाल करें। और आज तक संजीव जी के सगे माँ बाप का पता नहीं चल सका था। सरिता जी ने ही अपने बेटे आनंद के साथ साथ संजीव को भी पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की। अब तो सरिता जी भी इस दुनिया में नहीं थीं, लेकिन संजीव जी और आनंद जी सगे भाइयों की तरह एक साथ रहते थे। आनंद जी की 2 बेटियां थीं, महक और दिया। संजीव जी के भी 2 बच्चे थे, विकास और पल्लवी। दोनों के घरों में खूब आना जाना था। पल्लवी को देखकर महक ने स्टोरी बुक साइड में रख दी। कभी कभी जब काम खत्म हो जाता तो थोड़ी देर के लिए महक के पास बैठ जाती थी, या कभी महक भी उसके घर चली जाती। लेकिन जब से विकास घर आया था महक ने उसके पास जाना बंद कर दिया था। पल्लवी ने तेज नज़रों से उसे देखा और उसके पास बैठ गई। क्या बात है, बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान लिए बैठी हो? महक ने हंसते हुए जवाब दिया, बस अपना पसंदीदा नॉवल पढ़ रही थी, इसीलिए मुस्कान आ गई। तुम भी कभी पढ़कर देखो, ऐसे प्यारे प्यारे नॉवल पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होती है। एक प्यार करने वाला हम सफ़र होता है, दुनिया की सर्द गर्म हवाओं से बचा कर रखता है। पल्लवी, क्या सच में रियल ज़िंदगी में भी ऐसा हम सफ़र मिलता होगा? महक की आंखें चमकने लगी थीं। अरे ओ मैडम, ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने देखा नहीं हमारे पड़ोस की बीना के साथ क्या हुआ था? शादी से पहले उसके मंगेतर ने उससे खूब वादे किए, उसे सुनहरे सपने दिखाए थे, और शादी के बाद अगले ही साल गोद में बच्चा आ गया और अब तो जैसे उसने उसे घर की आया बनाकर रख दिया है। अब तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। सुना है अपनी सेक्रेटरी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। लेकिन यार, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते ना, कहानियों में कुछ तो सच्चाई होती है। तुम भी कभी पढ़कर देखो, बहुत सुकून मिलता है इन्हें पढ़कर। पल्लवी ने जैसे उसकी बात को हल्के में लेते हुए हाथ झटक दिए। नहीं भाई, मुझसे ये सब नहीं होता, और वैसे भी इन किताबों से क्या मिलेगा? इतनी मोहब्बत भरी कहानियाँ पढ़ने का क्या फ़ायदा? विकास भैया को तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। महक ने हैरानी से पल्लवी की ओर देखा। विकास को पसंद नहीं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। जैसे पल्लवी तो यही सुनना चाहती हो, वो तुरंत बोली, वो तुम्हारे होने वाले पति हैं, अब उनकी पसंद तुम्हारी पसंद होनी चाहिए। पल्लवी की ये बात जैसे उसके सिर पर चोट के जैसे लगी थी। ये तुम क्या कह रही हो पल्लवी? मुझे विकास भैया से शादी नहीं करनी, महक ने बिना झिझक कह दिया। पल्लवी ने हैरानी से मुंह पर हाथ रख लिया और चौड़ी आंखों से महक को देखने लगी। अरे बेवकूफ़ लड़की, पहली बात तो तुम उसे भाई कहना बंद करो। वो तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं है, और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? मेरे ही मुंह पर तुमने कितनी आसानी से मेरे भाई के रिश्ते के लिए मना कर दिया, जबकि अंकल जी तो हाँ करके आ चुके हैं। अब तुम्हारे ये सपने वपने ख़त्म करने का वक्त आ गया है, इसीलिए अपनी ख्वाहिशों पर लगाम लगाओ। भले महक और पल्लवी में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन पल्लवी का बात करने का ये तरीका महक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। महक के पापा ने कभी इस बारे में बात नहीं की थी। उसे लग रहा था कि पल्लवी यकीनन झूठ बोल रही है, और इसी सोच से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर लगने लगा था, क्योंकि जब से विकास विदेश से आया था महक को ये डर सताने लगा था, और अब वही डर सच्चाई बनकर उसके सामने आ चुका था। महक ने अपने आप को बेफिक्री में दिखाते हुए कंधे उचका दिए और बोली, सपने देखना गलत नहीं है, और ना ही सपने किसी एक के होते हैं, तुम भी देखा करो। पल्लवी उसकी बात पर ताना मारते हुए मुस्कुराई। छोटे घरों में बड़े सपने देखना ठीक नहीं होता, और जितनी जल्दी इन सपनों से बाहर आ जाओ उतना अच्छा होता है। अब मैं चलती हूँ, कल भैया के साथ मुँह मीठा कराने आना है। जाते जाते उसने फिर से अपने आने की असली वजह उसके कानों में डाल दी थी। महक हैरानी में उठी और कमरे से बाहर आ गई। वो सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका रिश्ता तय हो गया और उससे बताया तक नहीं गया। उसका दिल कर रहा था कि पल्लवी जो कुछ भी कह रही है वो झूठ हो। वो अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ी
ताकि सच्चाई जान सके। दरवाज़ा खटखटाकर वो अंदर आई, लेकिन उसकी माँ शांति जी गहरी नींद में सो रही थीं। उसने जाते ही उनके कंधे पकड़कर झकझोरते हुए उन्हें जगा दिया। माँ उठिए और मेरी बात सुनिए। नींद से भरी आंखें खोलकर शांति जी ने उसे देखा। ये क्या तरीका है महक, मैं अभी अभी लेटी हूँ, आराम करने दो। उन्होंने नरमी से उसे देखते हुए कहा। महक आज अपनी आदत के खिलाफ उनकी नींद में खलल डालने चली आई थी, लेकिन ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है? उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? शांति जी ने हैरानी से उसे देखकर पूछा। अभी मुझे पल्लवी बताकर गई है कि विकास भैया के साथ पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, और आपने मुझे बताया भी नहीं। दुख से उसकी आंखें भर आई थीं। जब शांति जी ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे पापा ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है, और पल्लवी को तो तुम जानती हो, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना उसकी आदत है। तुम्हारे पापा आते हैं तो मैं उनसे पूछ लूँगी, तुम परेशान मत हो। उन्हें पता था कि महक कभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, और वैसे भी आनंद साहब ने घर में इस बारे में कोई बात नहीं की थी, इसीलिए वो खुद भी कुछ नहीं कह सकती थी। माँ, अगर पापा ने जिक्र किया हो तब भी आप उन्हें साफ साफ कह देना कि विकास भैया से मैं शादी नहीं कर सकती। वो जिद के साथ उन्हें देखने लगी। गलत बात है महक, ऐसा नहीं कहते। अच्छी बेटियां हर काम अपने माँ बाप की मर्जी से करती हैं। माँ की हर बात में आज्ञाकारी बनने पर महक को अक्सर गुस्सा आ जाया करता था। माँ, अच्छी लड़कियां अपनी ख्वाहिशें भी देखती हैं। बस मैंने कह दिया, आप ऐसा ही कहेंगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई थी। उसके दिल में एक नई चिंता ने जन्म ले लिया था। वो कभी किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बन सकती थी जहां सामने वाला इंसान उसके स्वभाव का ना हो। विकास उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था, और वो उसे एक आदर्श जीवन साथी नहीं मानती थी। वो एक झोंपड़ी में किसी गरीब इंसान के साथ रह सकती थी, लेकिन सामने वाला उसके स्वभाव के मुताबिक होना चाहिए। विकास की शक्ल भी अब उसे याद नहीं थी। बहुत समय बीत चुका था जब उसने उसे देखा था। अब तो वो 7 साल विदेश में भी गुजार कर लौटा, और आते ही उसकी और महक की शादी की बातें चलने लगी थीं। जबकि जब वो विदेश में था तब तक तो ऐसा कोई भी जिक्र नहीं हुआ था कि उनका कोई रिश्ता तय होगा। उसे बड़ी बेसब्री से शाम का इंतजार था, क्योंकि शाम को ही आनंद जी घर आते थे और उन्हीं से उसे असली बात का पता चल सकता था। आखिरकार आनंद जी घर आ गए। जिंदगी में पहली बार वो अपने पापा का इस तरह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नमस्ते पापा। आगे बढ़ते हुए उसने अपने पापा के हाथ से बैग ले लिया और उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। नमस्ते मेरे बच्चे, जवाब देते हुए वो कमरे में चले गए, जबकि वो रसोई में उनके लिए पानी लेने चली गई। पानी पीने के बाद वो काफ़ी देर तक उनके कमरे में बैठी रही और अपने दिन भर की हल्की फुल्की बातें करती रही। तभी उन्होंने उसे देखकर नरमी से कहा, बेटा तुम मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ, मुझे तुम्हारी माँ से ज़रूरी बात करनी है। और उसका दिल अनजानी बेचैनी से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया था कि ज़रूर कोई न कोई बात है, वरना उसके पापा कभी भी उसे इस तरह कमरे से जाने को नहीं कहते थे। कमरे से बाहर निकलते ही वो दरवाजे की ओट में जाकर खड़ी हो गई। तभी आनंद जी ने अपनी बात शुरू करते हुए शांति जी को अपने फैसले के बारे में बताया। मैंने महक और विकास के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। रात को ही संजीव और मेरे बीच ये बात तय हो चुकी है। वैसे भी मेरी माँ की भी आखिरी इच्छा यही थी, और अब जब विकास विदेश से वापस आ गया है तो वो लोग जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। हो सकता है उसे दुबई वापस जाना पड़े। अपने कांपते हुए शरीर को संभालते हुए वो दरवाजे के पास ही खड़ी रह गई। यानी उसके नसीब का फैसला हो चुका था और किसी ने उसे बताना तक जरूरी नहीं समझा। गुस्से की एक तेज लहर उसके अंदर उठकर खड़ी हुई। ऐसा कैसे कर सकते थे उसके घर वाले? आज तक उसके पापा ने कभी उससे पूछे बिना कोई फैसला नहीं लिया था। जरूर ये सब विकास और उसके घर वालों की वजह से हुआ होगा। उसके अंदर शक पैदा होने लगा। संजीव अंकल का परिवार बहुत अच्छा था। वो अक्सर उनके घर आया जाया करती थी, लेकिन विकास के आने के बाद से ही वो खुद को उनसे दूर सा होता महसूस करने लगी थी। उसे लगता था जैसे वो इंसान उसके सपनों और उसकी खूबसूरत ताबीर के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट है। उन दोनों का कोई मेल नहीं था। वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, जबकि वो कम पढ़ा लिखा, सांवले रंग का और उम्र में भी उससे काफ़ी बड़ा था। माँ बाप के बीच इसी तरह की बातें चल रही थीं। शांति जी ने किसी भी तरह की जिद या इनकार नहीं किया था, बल्कि अपने पति के फैसले के आगे सिर झुका दिया। और महक
अपनी माँ की आदत और स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी। वो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन अपने पति के खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी। उसके कंधों पर जैसे भारी बोझ आ गिरा। अब सब कुछ उसे ही संभालना था। चाय बनाने का इरादा छोड़कर वो हिम्मत करते हुए अंदर कमरे में दाखिल हो गई और अपने पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई। पापा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं ना? आनंद जी और शांति जी ने हैरानी से उसके चेहरे की ओर देखा, जो पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था। पापा, क्या फ़ायदा इतना पढ़ाने लिखाने का, जब आप अपनी बेटियों से पूछे बिना उनकी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले कर दें? ज़िंदगी में पहली बार वो अपने पापा के सामने इस तरह खड़ी हुई थी, और वो भी सिर्फ एक इंसान की वजह से। मैंने तुम लोगों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया लिखाया है ताकि लोग ये न कहें कि आनंद जी की बेटियां अनपढ़ हैं, बल्कि इसलिए कि तुम लोग अपना भविष्य पहचान सको। ये नहीं कि तुम अपने बाप के फैसलों को ठुकरा दो। मैं आपके फैसले को ठुकरा नहीं रही पापा, लेकिन आपको मुझसे पूछना चाहिए था। ये मेरी ज़िंदगी है और मेरा फैसला। अपने कमरे में जाओ महक, मैं और तुम्हारे पापा बात कर रहे हैं ना। शांति जी ने उसे वहाँ से हटाना चाहा, लेकिन वो जिद के साथ अपने पापा को देखती खड़ी रही। ये तुम्हारी ज़िंदगी कब से हो गई महक? माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, और मैंने भी सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। लेकिन पापा, इससे पहले वो कुछ और कहती आनंद जी ने उसे अपने कमरे में जाने को कह दिया, और वो रोती हुई वापस लौट गई। उसे कभी भी ये स्वीकार नहीं था कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे वो नापसंद करती हो उसकी ज़िंदगी में जबरन शामिल हो जाए। वो एक भावुक स्वभाव वाली लड़की थी, और विकास जैसा व्यक्ति जो पुराने ढंग का था, जिसे आजकल के तौर तरीकों की समझ नहीं थी, जिसे लोगों से बात करना तक नहीं आता था, उसके साथ वो जीवन कैसे बिताएगी? कमरे में आते ही उसने गुस्से में अपनी किताबें ज़मीन पर गिरा दी और शीशे के सामने रखा हुआ सारा सामान भी फैला दिया। उसकी छोटी बहन दिया ने उसे हैरानी से देखा, क्योंकि वो बहुत कम ही इस तरह गुस्सा करती थी, लेकिन जब करती थी तो देर तक शांत नहीं होती थी। क्या हुआ दीदी? दिया ने धीरे से उसे थामते हुए पूछा और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। फिर जल्दी से पानी का गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन महक ने मना कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पापा इतना आगे बढ़ जाएंगे। दिया, मैं उस व्यक्ति को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकती। क्या मतलब? दिया उसकी बात समझ नहीं पाई थी। पापा मेरी और विकास की शादी तय कर चुके हैं। दिया ने हैरानी से आंखें बड़ी कर दी। वाह दीदी, कितना मज़ा आएगा। महक ने उसे घूर कर देखा और उसकी हंसी बंद हो गई। वैसे वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, मैं उनसे मिल चुकी हूँ, पहले से काफ़ी बदल गए हैं। सच्ची दीदी, मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई थी। इतने खूबसूरत, हैंडसम है, मेरा तो दिल आ गया था उन पर। और उनकी आंखें, उफ, दिल पर एक कयामत से गुजर जाती है जब वो एक नज़र उठाकर देखते हैं। लेकिन अब जबकि तुम्हारा रिश्ता उनसे जुड़ चुका है, तो मुझे अपने दिल को समझाना पड़ेगा। 15 साल की दिया मासूमियत से मुंह बनाते हुए बोली, तो महक ने तकिया उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। फिर वही तकिया गोद में रखते हुए उदासी से बोली, बात शक्ल की नहीं है दिया, मेरी उम्र, सोच और स्वभाव तीनों ही उनसे नहीं मिलते। ऐसे में जीवन कैसे जिया जा सकता है? आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए, हो सकता है आपको वो पसंद आ जाए। दिया की बात पर महक एकदम चुप हो गई। उसके पापा ने फैसला कर लिया था और उनके खिलाफ जाना जैसे आग में हाथ डालना था। वो रात तो जैसे तैसे करके कट चुकी थी। अगली सुबह ही पल्लवी की कॉल आ गई, मैं और भैया आ रहे हैं, भैया से भी मिल लेना और मुंह मीठा कर लेना। वैसे भी रस्म के मुताबिक बात पक्की करने आना है। महक ने चुपचाप कॉल काट दी। न जाने क्यों दिल में भारीपन और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कम से कम उसे पल्लवी से तो ये उम्मीद नहीं थी। उसे उसकी साइड लेनी चाहिए थी, लेकिन इसमें पल्लवी का भी कोई कसूर नहीं था। हमेशा महक की तरफ से ही ये दोस्ती निभाई गई थी। पल्लवी ने कभी भी दिल से इस रिश्ते को नहीं निभाया था। पल्लवी की कड़क बातों और संजना आंटी की सख्ती को वो अच्छी तरह जानती थी। संजना आंटी उसे एक पल के लिए भी अपने घर में बहू के रूप में सहन नहीं कर सकती थीं, और अब अपने बेटे की जीवन साथी बनने का पूरा अधिकार लेकर आ रही थीं। लेकिन कैसे? काश उसके पापा ये बात समझ पाते। अगली सुबह सचमुच वे लोग उनके घर आ गए। दिया उसे बुलाने आई और बिना कोई खास तैयारी किए सीधे वैसे ही उन लोगों के सामने चली गई। बाल बिखरे हुए, चेहरा मुरझाया हुआ, गले में दुपट्टा और कपड़ों पर सिलवटें। लेकिन उस होलिये में भी उसका मासूम सा हुस्न किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। विकास ने उसे पूरे 7 साल बाद देखा था,
लेकिन महक को कोई फर्क नहीं पड़ा। न उसके चेहरे पर कोई झिझक थी, न घबराहट, बल्कि पूरा आत्मविश्वास लिए, चेहरे पर नाराजगी के भाव लिए वो जाकर उनके सामने बैठ गई। विकास को पूरी तरह अनदेखा करते हुए उसने पल्लवी और संजना आंटी से हाय हेलो किया और वहीं बैठ गई, जैसे ही उसकी शादी की बात नहीं हो रही थी, बस वे लोग यूं ही मिलने आए हों। अपने स्वभाव के विपरीत संजना आंटी तो उस पर बलिहारी हो रही थी। महक ने पहली बार विकास की ओर नजर उठाकर देखा। काली पैंट, सफेद कड़क शर्ट जो कोहनियों तक फोल्ड कर रखी थी, कलाई पर बंधी खूबसूरत गोल्डन कलर की वॉच, पैरों में चमचमाते जूते, रंग पहले से काफी खुल चुका था। महक हैरान हुई थी। दिया सच कह रही थी, बाकी उसकी पर्सनालिटी जादू भरी थी। उसने महक को एक नज़र देखने के बाद दोबारा उस पर नज़र नहीं डाली थी। वो बस गंभीरता से सिर्फ आनंद जी से ही थोड़ी बहुत बात कर रहा था। शगुन के कुछ पैसे अपनी बहू के हाथ पर रखकर मैं ये रिश्ता पक्का करना चाहती हूँ और उसके बाद जल्दी ही शादी हो जाएगी, संजना जी ने मुस्कुराते हुए कहा। और इससे पहले कि वो उठकर महक की हथेली पर पैसे रखती, महक ने विकास की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, मुझे आपसे बात करनी है। इससे पहले कि रिश्ता तय हो, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। शांति जी को काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि महक ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब वो उससे बात करना चाहती थी। रिश्ता तो तय हो चुका है महक बेटा, अब तुम्हें विकास से क्या कहना है? उन्होंने नरमी से मुस्कुराकर माहौल को सहज करने की कोशिश की थी, लेकिन महक गंभीरता से विकास की ओर देख रही थी। कोई बात नहीं आंटी जी, हम थोड़ी देर बात करके आते हैं, विकास ने नरमी से जवाब दिया और वो महक के साथ बाहर निकल गया, जबकि आनंद जी की गंभीर निगाहें दूर तक उनका पीछा करती रहीं। उनके पास ही संजीव जी बैठे थे, जो हमेशा की तरह अपनी कम बोलने की आदत के कारण चुपचाप बैठे थे। घर के सारे निर्णय उनकी पत्नी ही लिया करती थीं और यहाँ भी वही सब कुछ संभाल रही थीं। आनंद जी को विश्वास था कि विकास सब कुछ अच्छी तरह संभाल लेगा, इसलिए उन्होंने निश्चिंत होकर शांति जी से कहा कि खाना लगा लो। उधर महक और विकास लॉन में पहुंच चुके थे। महक कुर्सी पर बैठ गई और विकास भी ठीक उसके सामने बैठ गया। क्या कहना चाहती हैं आप? उसने बातचीत की शुरुआत की और महक थोड़ी देर उसके चेहरे को देखती रही। क्या आप जानते हैं कि मैं शादी के पक्ष में नहीं हूँ? महक को लगा कि विकास कोई कठोर प्रतिक्रिया देगा, लेकिन उसके चेहरे पर वही नरमी और गंभीरता बनी रही। मिडिल क्लास लड़कियां ऐसे फैसलों पर थोड़ी बहुत बगावत करती हैं, लेकिन उनकी बगावत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और फ़र्ज निभा दिया जाता है। वैसे भी बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, उसने नरम मुस्कान के साथ कहा और महक उसका चेहरा देखती रही। उसे हल्की सी शर्मिंदगी भी महसूस हुई थी, लेकिन वो इस व्यक्ति से दो टूक बात करना चाहती थी। हालांकि उसका इरादा था कि वो साफ साफ शब्दों में कह देगी कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं, लेकिन यहाँ आकर उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। पढ़ाई और नौकरी करना मेरा सपना है। मैंने पढ़ाई सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं की है, बल्कि अपना भविष्य बनाने के लिए की है। वो धीरे से मेज पर हाथ रखते हुए आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में देख रही थी, जबकि विकास भी पूरी तरह गंभीर और आत्मविश्वासी था। बिल्कुल, लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। नौकरी करने और अपना भविष्य संवारने में कोई बुराई नहीं है। यही वही व्यक्ति था जिसने पल्लवी को पढ़ाई से रोक दिया था और जिसकी यही सोच महक के लिए विरोध की वजह बनी थी। लेकिन अब वही व्यक्ति उसके सामने ये स्वीकार कर रहा था कि लड़कियों को नौकरी करके अपना भविष्य बनाना चाहिए। सोच लीजिए, बाद में आप अपनी बातों से पलट भी सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप मुझसे शर्तों पर लिखवा भी सकती हैं मैडम, उसने इतने मीठे और दिल से उतर जाने वाले लहजे में कहा कि महक काफ़ी देर तक उसका चेहरा देखती रही। उसकी गहरी आंखों में नजरें चुराते हुए उसने अपनी पलकें झुका लीं। वो व्यक्ति एक अजीब स्वभाव का मालिक था। उसने जिस विकास की कल्पना की थी वो शायद 7 साल पहले वाला विकास था। इस बार जो विकास उसे मिला वो पूरी तरह से अलग था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई थी। वो इन लोगों को अच्छी तरह जानती थी। दोहरे चेहरे पहचानने में वो कभी गलती नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप उठकर अंदर चली गई, जबकि उसके पीछे ही विकास भी अंदर आ गया। दोनों के चेहरों पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। पल्लवी ने जांचती हुई नज़रों से अपने भाई के चेहरे को गौर से देखा। तुम्हें अब अपने आप को हमारी पसंद के मुताबिक ढाल लेना चाहिए। वैसे भी मर्द अपनी बहन और माँ से ज़्यादा प्रभावित होता है। मुझे किसी के मुताबिक ढालने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने स्वभाव से ही प्रभावित करना अच्छे से जानती हूँ। बेफिक्री से कहते हुए वो खाना खाती रही और पल्लवी को इतनी जलन हुई कि उसने दोबारा मुड़कर उसे संबोधित करना जरूरी नहीं समझा। उसे इस लहजे पर काफ़ी हैरानी हुई थी। वो व्यक्ति उसकी किसी बात से इनकार नहीं करता था
और वो चाह कर भी उसके सामने इस रिश्ते से इनकार नहीं कर पाई। उस दिन उसके हाथ पर शगुन के पैसे रख दिए गए और उसे पूरी तरह विकास के साथ जोड़ दिया गया। वो चुपचाप उन लोगों के बीच बैठी रही और फिर उठकर कमरे में चली गई। ऐसा नहीं था कि वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन उसे अपने जैसा स्वभाव वाला जीवन साथी चाहिए था, जो उसके मन को समझ सके, ना कि ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह अपनी माँ और बहन के काबू में हो। शाम को एक बार फिर उसने शांति जी से बहस कर ली। माँ, आप मेरी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं सोच रही? बेटा, माँ बाप हमेशा अपनी संतान के लिए अच्छे ही फैसले करते हैं। मुझ पर विश्वास रखो, मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे पापा ने सोच समझकर ही ये फैसला लिया होगा। वैसे भी विकास बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे पापा को व्यापार खड़ा करके दे रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता ऐसे लड़के से हो जाए, हमारा भी ख्याल रखे और तुम्हारा भी, ना कि ऐसे लड़के से जो रिश्ते की अहमियत को समझ ही ना पाए। वो हैरान हुई, यानी उसके पापा को वो व्यापार दे रहा था और बदले में उसके साथ उसका रिश्ता तय हो गया। माँ, आप लोग मेरा सौदा कर रहे हैं। उसकी आंखों में नमी फैलने लगी। शांति जी हैरानी और चिंता से उसे देखने लगी। वो कोई गैर नहीं है और ये संजीव की भी इच्छा है कि वो दोनों मिलकर एक व्यापार खड़ा करें, ताकि इस उम्र में वो दोनों उस व्यापार से जुड़कर अच्छा समय बिता सकें। लेकिन वो चुपचाप रसोई से वापस अपने कमरे में चली गई। शांति जी को विश्वास था कि वो उनके फैसले पर गर्व करेगी जब वो विकास के घर उसकी दुल्हन बनकर जाएगी। न जाने क्यों उन्हें लगता था कि विकास उनकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। एक मैच्योर और खामोश नेचर का मर्द औरत की भावनाओं को अच्छे से समझ सकता है। एक लापरवाह लड़का तो कुछ दिनों की रोमांटिक बातों से ही ऊब जाता है, लेकिन ये तो किस्मत ही बताएगी कि माँ बेटी में कौन सही था और कौन गलत। वो लड़की जो अपने टूटे हुए सपनों पर शोक मना रही थी, या वो माँ जो इस सोच से संतोष थी कि उसने अपनी बेटी को सुरक्षित हाथों में सौंप दिया है और वो व्यक्ति उसकी बेटी की अपनी जान से बढ़कर रक्षा करेगा। अगले आने वाले दिनों में उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। एक हफ्ते बाद उसकी शादी और विदाई तय हो चुकी थी। एक घर से उठकर बस सामने वाले घर जाना था। दोनों घर आमने सामने थे। उसने पूरी तरह चुप्पी साध ली थी, या यूं कहें कि उसने हार मान ली थी। उसने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया था। अगर ईश्वर ने उसकी किस्मत में वही व्यक्ति लिखा था तो फिर वही सही। अब वो बस अपने अच्छे भाग्य और सुखी जीवन की दुआएं मांग सकती थी। उसे अगर किसी चीज़ से मतलब था तो सिर्फ अपनी खुशियों से। इसके अलावा उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। आखिर वो दिन भी आ गया जब उसके हाथों में विकास के नाम की मेहंदी रचाई गई। अपने हाथों में विकास का चमकता हुआ नाम देखकर वो कितनी ही देर तक उसे खामोशी से देखती रही। शांति जी ने उसके माथे को चूमकर उसे सारी दुनिया की खुशियों की दुआएं दे दी, जबकि वो खामोश हो गई। सब लोगों की चालाकियां उसके सामने बिल्कुल साफ हो रही थीं। अगले दिन उसकी बारात थी और उसके साथ ही उसकी विदाई भी। उस घर में जहां उसने अपना खूबसूरत बचपन बिताया था, उसका सामान पैक कर दिया गया था। अब वो इस घर में सिर्फ एक रात की मेहमान रह गई थी। कंबाइंड फंक्शन में उसने ऑरेंज और पिंक कलर के कॉन्ट्रास्ट में जो लहंगा पहना था, उसमें वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि विकास ने कई बार नजरें फेर कर उसका चेहरा देखा था। उसके पास बैठा हुआ वो व्यक्ति भी काफ़ी प्रभावशाली लग रहा था और दुल्हन बनकर वो उस पल बेहद रूपवान लग रही थी। हालांकि उसे किसी अनोखी खुशी का अनुभव नहीं हो रहा था, लेकिन पहली बार इतने सुंदर मेकअप के साथ वो इतनी सुंदर लग रही थी कि खुद को आईने में कितनी ही देर तक देखती रही। सब कुछ उसकी पसंद से ही दिलाया गया था। विकास ने कोशिश की थी कि वो उसके साथ चलकर शॉपिंग करे, लेकिन उसने सारा जिम्मा माँ और संजना आंटी पर डाल दिया था। उसकी माँ उसकी पसंद से भली भांति वाकिफ थीं। बहुत ही सुकून के साथ दोनों की शादी संपन्न हुई थी और जब उसके पापा ने उसे गले लगाया तो वो कितनी ही देर तक उनसे लिपट कर रोती रही। आनंद जी ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। जिंदगी में पहली बार जब उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया तो उसकी इच्छा का ख्याल नहीं रखा, वरना आज तक तो जो भी मांगा उसके कहने से पहले दे दिया। कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो एक लड़की है। विकास का कमरा उसके लिए खूबसूरती से सजा दिया गया था। ये उसके लिए एक सहूलियत थी कि आंटी का घर ठीक सामने था, इसीलिए वो ससुराल से मायके पैदल भी आ जा सकती थी। कुछ रस्मों के बाद उसे विकास के कमरे में बिठा दिया गया। कमरे में सजी हुई खूबसूरत सेज पर बैठकर वो खुद उस सेज का हिस्सा लग रही थी। आज तो यकीनन मेरे भाई पर बिजली गिराकर उन्हें दीवाना कर दोगी तुम, पल्लवी ने हल्का सा झुककर उसके कान में कहा तो वो नरम मुस्कान के साथ हंस दी। काफ़ी देर तक वो कमरे में बैठकर विकास का इंतजार करती रही, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी विकास अंदर कमरे में नहीं आया था।
उसे अच्छा नहीं लगा कि वो इस तरह पारंपरिक दुल्हनों की तरह बैठकर उसका इंतजार करे। उनके बीच ऐसा कोई प्यार का रिश्ता नहीं जुड़ा था कि वो परंपरागत दुल्हनों की तरह बैठी रहती। इसलिए बैठने का इरादा छोड़कर वो उठ गई और जेवर उतार कर साइड में रख दिए। चेंजिंग रूम में जाकर उसने लहंगा उतार दिया और एक आरामदायक ड्रेस पहन लिया। कपड़े बदलकर वो बाहर आई। तभी थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और विकास अंदर दाखिल हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। न जाने इस व्यक्ति के साथ जिंदगी की शुरुआत कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, वो क्या बात करेगा। ये सब बातें उसे चिंता में डाल रही थीं। विकास धीरे धीरे उसके पास आया और फिर उसके करीब बैठ गया। काफ़ी देर तक उसके तरफ से चुप्पी रही। जब उसने पहली बार अपनी पलकों को उठाकर विकास को देखा तो वो गहराई से उसके चेहरे को निहार रहा था और फिर अगले ही पल विकास के हाथ का एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा था। वो हैरानी और अविश्वास के साथ अपने गाल पर हाथ रखे उसका चेहरा देखती रही, जो अब उसे गुस्से से घूर रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तमाचा इतना जोरदार था कि उसे अपना गाल सुन्न होता महसूस हुआ। उसे लगा शायद विकास उसके कपड़े बदलने पर नाराज हुआ है। वो अविश्वास से कांपती हुई आंखों से उस शख्स को देखती रही जिसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गंभीरता थी। वो बिल्कुल बेगुनाह थी। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि शादी की पहली रात उसे ये सब कुछ सहना पड़े। सामने बैठे व्यक्ति के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। वो बस चुपचाप उसका सुंदर चेहरा देख रहा था, जिसकी आंखों से आंसू मोती की लड़ियों की तरह बहने लगे थे। अपनी माँ को जाकर बताना कि मैंने तुम्हारा स्वागत थप्पड़ से किया है, ताकि उन्हें एहसास हो कि रिश्तों में बराबरी न रखी जाए तो वो कैसे दम तोड़ देते हैं। सिर्फ अपने आप को सुपीरियर बनाकर रखना सामने वाले के दिल पर कौन सी चोट देता है, ये थप्पड़ से उन्हें अच्छा सा जवाब मिलेगा। वो अविश्वास से उसका चेहरा देखती रही। सामने बैठे व्यक्ति ने उसकी उम्मीदों पर बिल्कुल वैसा ही वार किया था जैसा वो सोच रही थी। वो उसके पास से उठता हुआ चेंजिंग रूम में चला गया और वो चुपचाप बिस्तर के किनारे लेट गई। न उसने उससे उस थप्पड़ की वजह पूछी, ना ही उस व्यक्ति ने कुछ बताया। जिंदगी अब ऐसे ही कटने वाली थी। उसके माँ बाप ने उसे जिस नरक में धकेल दिया था, अब उसे उम्र भर उसी में जलना था। रात भर वो न जाने कितनी देर तक रोती रही और कब रोते रोते उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। इस रात की शुरुआत और अंत उसने कभी ऐसे नहीं सोचे थे जैसे ये रात ख़त्म हुई थी। जो भी था, लेकिन उसने इस रात को लेकर कई सपने सजा लिए थे। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो हर हाल में जहाँ तक हो सकेगा इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करेगी और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। सुबह उठकर वो काफ़ी देर तक उसके जागने का इंतजार करती रही। तभी आंटी ने दरवाजे पर दस्तक दी और वो बाहर आ गई। पल्लवी उसे देखते ही मुस्कुरा उठी। अरे वाह, चेहरा तो खूब खिला हुआ लग रहा है। लगता है रात बहुत हसीन बीती। उसने उसके चेहरे पर पड़े लाल निशान को देखते हुए जैसे तंज कसा। एक पल में ही उसका दिल सिकुड़ कर मुट्ठी में बंद हो गया। उसने हैरान नज़रों से पल्लवी को देखा, जिसने एक पल में ही अपनी बात का रुख बदल दिया था। मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुम्हें यूं ही जिंदगी भर सजा सवार कर रखेगा। उन्होंने रात दरवाजे के पास खड़े होकर थप्पड़ की आवाज़ बहुत अच्छे से सुनी थी, और सुनती भी क्यों ना, आग तो उन्हीं की लगाई हुई थी। जाओ बच्ची, जाकर अपने पति को उठा लाओ। तुम्हारे मम्मी पापा नाश्ता लेकर आते ही होंगे, और थोड़ा सा तैयार भी हो जाना। उन्होंने प्यार भरे लहजे में कहा तो वो धीरे से सिर हिलाकर कमरे में लौट आई। अब उस शख्स को एक बार फिर जगाना उसके लिए एक नई पीड़ा थी। न जाने अब कैसा बर्ताव करेगा, लेकिन हिम्मत करके वो सोए हुए विकास के पास गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। विकास ने आंखें खोलते हुए कसमसाते हुए उसे देखा। वो जो सामने रूखे से हुलिये में बिखरे बालों में खड़ी थी। बाहर से आपकी माँ आपको बुला रही है नाश्ते के लिए, नरमी से कहते हुए वो अपने आप 2 कदम पीछे हट गई। औरत ऐसी ही नाजुक होती है। जब मर्द उस पर हाथ उठाने लगे तो फिर वो उस मर्द पर पहले जैसा भरोसा नहीं रख पाती। शायद अब उसे भी विकास से डर लगने लगा था, और विकास ने उसके इस डर को बहुत बारीकी से नोट कर लिया था। एक पल के लिए उसे अफसोस हुआ और अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाकर उसे खींच लिया। वो एक टूटी हुई डाली की तरह उसके सीने से आ लगी। डरी हुई नज़रों से वो विकास की आंखों में देख रही थी, जहां अभी भी नींद की हल्की सी सुस्ती बाकी थी। विकास ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को अपनी उंगलियों से छू लिया। उसके चेहरे पर हल्का सा निशान अब भी मौजूद था। दुख की एक लहर उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। वो ऐसा इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी बदले की आग ने उसे ऐसा बना डाला
पीछे हटते हुए उसने खुद को विकास की मजबूत पकड़ से बचाना चाहा, लेकिन उसने मजबूती से अपने बाहों का घेरा कसते हुए सारी राहें बंद कर दी। तुम यहाँ से नहीं जा सकती जब तक कि मैं न चाहूँ। उसका लहजा अब भी गंभीर था, लेकिन बहुत नरम, जबकि दोनों की धड़कन एक दूसरे के सीने में महसूस हो रही थी। छोड़िए मुझे, दरवाज़ा खुला है, उसने बेहद धीमी आवाज़ में कहा। जब विकास ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। तो खुला क्यों छोड़ा था? तुम्हें नहीं पता था कि तुम अपने पति को जगाने आ रही हो? उसने पहली बार विकास का ये रूप देखा था, और इस रूप से वो हद से ज़्यादा नर्वस हो रही थी। वो आत्मविश्वासी लड़की थी, लेकिन उस वक्त उसका पूरा वजूद कांप रहा था। विकास प्लीज, कोई आ जाएगा। सारी रात की कड़वाहट एक पल में जैसे मिट गई थी, लेकिन उसके दिल से अभी तक वो चोट नहीं गई थी। फिलहाल सबसे जरूरी था उस व्यक्ति की पकड़ से खुद को आज़ाद कराना। उसकी नरम और गोरी गर्दन पर होंठ रखते हुए एक सुकून विकास के अंदर उतरने लगा था। उसने रात को अपने गुस्से और बदले में सब कुछ खराब कर दिया था, जबकि वो रात उसकी सबसे खूबसूरत रात हो सकती थी। तुम्हारी गर्दन बहुत प्यारी है और उस पर चमकता हुआ ये तिल तुम्हें बेहद हसीन बनाता है, वो व्यक्ति खुमार भरे लहजे में कहता हुआ उस लड़की के नशे में डूब रहा था, जिससे दूर रहकर उसने अपनी दादी की मौत का बदला पूरा करना था। मेहंदी से एक रात पहले ही उसकी माँ संजना जी ने उसे कमरे में बुलाया था और उसे इस सच्चाई के बारे में बताया था कि दादी को हार्ट अटैक आने की वजह महक की माँ शांति जी थीं। वो उस वक्त विदेश में था जब उसे ये खबर मिली थी कि दादी अब नहीं रहीं। दादी से उसका बेहद लगाव था, क्योंकि दादी भी विकास से बहुत मोहब्बत करती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि पोते की इच्छा उन्होंने विकास के जरिए पूरी की थी, क्योंकि आनंद जी के तो सिर्फ 2 बेटियां थीं। पोते की शक्ल में उन्हें विकास ही मिला था। उन्होंने कभी विकास को गैर होने का एहसास ही नहीं होने दिया था। विकास भी उन्हें अपनी सगी दादी की तरह मानता था। अब ये दुख उसके लिए असहनीय था। वो हमेशा से दादी के बहुत करीब रहा था। उसे हर उस चीज़ से नफरत थी जो दादी के लिए तकलीफ बनती। अचानक ही उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। उस वक्त भी संजना जी ने उसे यही कहा था कि बाकी सारी बातें बाद में बताएंगी, और उस रात मेहंदी के फंक्शन के दौरान उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाकर ये राज खोला था कि तुम्हारी दादी जान की मौत की वजह शांति जी थी। संजना जी ने बताया कि शांति दादी के साथ बहुत जुल्म करती थी, उन्हें पूरा पूरा दिन भूखा रखती, ऊपर से बुरी बातें अलग करती थी। शांति जी का रवैया ही इतना सख्त था कि दादी जान के लिए असहनीय साबित हुआ और मौके पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। न जाने कितनी देर तक वो अपनी माँ का चेहरा देखता रहा। वो अब उसे ये खबर सुना रही थी। अगर उसे पहले बता देती तो शायद वो इस रिश्ते से ही इनकार कर देता। शांति जी इस हद तक कैसे जा सकती थी कि उन्होंने नफरत नहीं बल्कि उसकी दादी की जान ही ले ली। या आप क्या कह रही हैं मम्मी, ऐसा कैसे कर सकती हैं वो? उसके लिए ये बात पचाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि शांति जी का व्यवहार शुरू से ही काफ़ी नरम और स्नेही था। चाहो तो अपने पापा से पूछ लो, लेकिन बेहतर है कि तुम उनके जख्म न कुरे दो। हकीकत यही है कि उस रात भी दादी जान को घर से निकाल कर शांति जी ने अपना बदला पूरा किया, और ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने तुम्हारी दादी पर हाथ भी उठाया था। हालांकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दादी जान के सामने आवाज़ भी उठा सके। तुम्हारे अंकल जी तो उन्हें छोड़ने पर तुले हुए थे, लेकिन जवान औलाद का ख्याल करते हुए चुप हो गए। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन हो सकता है कल को ये बात तुम्हें महक बता दे तो तुम बदगुमान न हो जाओ। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने आखिरी तीर भी कमान से निकालकर उसके सीने में उतार दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी प्यारी सी दादी जान पर शांति जी ने इतना बड़ा जुल्म किया था, उन पर हाथ भी उठाया था। और इसी गुस्से और नफरत के बदले में उस रात उसने पहली बार महक पर हाथ उठा दिया, ताकि वो जाकर अपने माँ बाप को ये बताए और उसकी माँ इस तकलीफ को समझ पाए। एक बार फिर इस ख्याल ने उसके जहन पर कब्जा किया और उसने महक को अपने आप से दूर धकेल दिया। वो उसे अचंभे से देखती रही, और जिसके इस प्यार भरे रूप से वो हैरान हुई थी, उसे फिर से खुद से दूर जाते देखकर उसके आत्मसम्मान पर गहरी चोट लगी। वो पीछे हटती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद विकास तैयार होकर बाहर आ गया। खुशनुमा माहौल में हंसता बोलता वो अभी शांति जी से बहुत कम बात कर रहा था। और महक ने ये बात नोट की थी। न जाने इस व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा था। अपने चेहरे पर पड़े हल्के निशान को उसने मेकअप से ढक लिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप उस तकलीफ से गुजरें जो अब उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी थी। वो सब कुछ अपने अंदर ही रखकर उस घर को बसाना चाहती थी। नाश्ते के बाद रस्म के अनुसार विकास और महक दोनों ही आनंद जी के घर गए।
उसे अंदाजा था कि जब वो वहाँ जाकर उस बात का जिक्र करेगी तो ज़रूर उस पर सवाल उठेंगे और तब वो दादी जान की बात सबके सामने कह देगा। लेकिन उसे जानकर हैरानी हुई कि ना तो महक ने ये बात घर में दोहराई और ना ही उनका बर्ताव बकास के साथ कुछ अलग हुआ था, बल्कि हमेशा की तरह शांति जी उस पर जान छिड़क रही थी। वो हैरान रह गया। जब भी वो उनका नरम व्यवहार देखता तो उसके दिल में ये ख्याल आता था कि आखिर उन्होंने पीठ पीछे दादी जान के साथ ऐसा सलूक कैसे किया होगा, जबकि दिखावे में वो इतनी स्नेही औरत हैं कि उन्हें देखकर सम्मान करने का दिल चाहता है। उस समय दोपहर का खाना खुशी खुशी खाया जा रहा था जब विकास ने बात को मोड़ते हुए जिक्र किया कि हो सकता है वो पल्लवी की शादी के बाद अलग घर में शिफ्ट हो जाए। सबसे पहले शांति जी ने बात पकड़ ली। अरे बेटा, तुम्हारे बिना तुम्हारे माँ बाप कैसे रहेंगे? तुम तो अकेली संतान हो ना उनकी। यहाँ आकर महक को भी विकास के लहजे में बदलाव नजर आने लगा था और विकास इन बातों को छेड़कर सिर्फ ही जानना चाहता था कि उसके ससुराल वाले उसके माँ बाप के बारे में क्या राय रखते हैं। और शांति जी खुद ऐसी औरत थी तो शायद अपनी बेटी के लिए भी वो सिर्फ पति का ही चुनाव करती, ना कि सास ससुर का। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद महक का फर्ज बनता है कि वो अपने आंटी और अंकल की सेवा करे। पल्लवी तो पराया धन है, आज इस घर में है, कल अपने घर में। और वह हैरान रहकर उनके चेहरे को देखता रहा, जहाँ एक पल के लिए भी कोई बनावट नजर नहीं आई। उसके दिल में अजीब से ख्याल उमड़ने लगे। आखिर कोई औरत इतनी प्यार भरी कैसे हो सकती है? और फिर जब उसे ये पता चला कि मोहल्ले में रहने वाली साधना जी, जिनकी औलादें उन्हें बहुत पहले छोड़ चुकी हैं, शांति जी बाकायदा उनका ख्याल रखती हैं और अपने घर से खाना बनवाकर उन्हें भिजवाती हैं, तो वो शाम चुपचाप घर लौट आया। लेकिन अब उसके विचार एक हद तक बदल चुके थे। उस रात उसने फिर से संजना जी से इस बात का जिक्र किया। उन्हें भी एहसास हो गया था कि वहाँ से लौटने के बाद उनके बेटे के लहजे और व्यवहार में बदलाव आया है। वो औरत अब वैसी नहीं है। तुम्हारी दादी के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ था और उसी पछतावे को मिटाने के लिए वो ऐसी बातें करती है। यकीनन उसने तुमसे साधना बहन का जिक्र किया होगा। वो हैरानी से माँ की ओर देखने लगा। उसकी माँ को कैसे पता चला कि वहाँ साधना जी का जिक्र हुआ? मैं अच्छे से जानती हूँ विकास, अपनी अच्छाई जाहिर करने के लिए वो औरत जरूर इन बातों को दोहराती है ताकि सामने वाला उसकी नेकी का कायल हो जाए। उस रोज भी उसका दिमाग पूरी तरह वोश कर दिया गया था। उस रात जब वो कमरे में आया तो उसके मन में हलचल मची हुई थी। महक खुद ही खुद से डर रही थी। वो नहीं चाहती थी बार बार उस आदमी के करीब जाए और फिर किसी सजा की हकदार बने। क्या उसका कोई भी बर्ताव उसके आत्मसम्मान पर चोट करे? ढीले ढाले शर्ट और ट्राउजर में जैसे ही वो बाहर आई, विकास की नजरें उस पर टिक गईं। एक पल के लिए वो भूल गया कि वो किस वजह से इतना परेशान था। उसकी सारी बेचैनी जैसे महक की जुल्फों में उलझ कर रह गई। नरमी से उसके पीछे से पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लिया। ऐसे कपड़ों में बार बार सज संवर कर मेरे सामने आती हो ताकि मैं तुम पर अपना हक जाहिर करूं? उसका लहजा एकदम से नरम और गंभीर था, जबकि वो धीरे से उसकी गर्दन पर होंठ भी रख चुका था। जब महक ने पलटकर उसकी आंखों में देखा, मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप पर हक रखती हूँ और आप मुझ पर, और अपने हक को पाने के लिए मुझे ओछे हथकंडे अपनाना नहीं आते। वो हैरानी से उस लड़की की बहादुरी को देखता रहा। मैं जानता हूँ तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, लेकिन इतनी नहीं कि मेरी शिद्दतों के बाद भी अपना आत्मविश्वास कायम रख सको। वो हल्के से झुककर उसकी ठोड़ी पर होंठ रख गया, जबकि सामने खड़ी महक का दिल कांप उठा। वो भूल चुकी थी कि वो उसके सामने खुद को एक आत्मनिर्भर लड़की के रूप में पेश करना चाहती है। नरमी से पीछे हटते हुए उसने विकास को दूर हटाने की कोशिश की, जबकि विकास ने उसे खींचकर फिर से अपने पास कर लिया। मैं नहीं चाहता कि तुम इस वक्त खुद को मुझसे दूर करो। उसके लहजे में हल्की हल्की जिद झलक रही थी, यानी वो उसे अपनाना भी चाहता था और उसे यह एहसास भी दिलाना चाहता था कि वो उसके लिए अहम नहीं है। उस रात उससे दूर रहना ही महक को बेहतर लगा। उसने जानबूझकर उस रात और उस थप्पड़ का जिक्र किया ताकि वो उसे उसकी वजह बताए। काफ़ी देर तक वो उसकी आंखों में देखता रहा। वो थप्पड़ तुम्हारे लिए नहीं था, जिनके लिए था तुमने उन्हें बताया ही नहीं। आपके कहने का मतलब है कि मेरे मम्मी पापा, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? उसने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बस उस रात मैंने जो कुछ किया उसे प्रतिक्रिया कहते हैं, और बेहतर है कि तुम उस चीज़ को मत दोहराओ। अभी फ़िलहाल सिर्फ मुझे महसूस करो, मेरे साथ मिलकर इन खूबसूरत पलों को और भी खूबसूरत बनाओ।
उसके होठों पर अपने होठ रखते हुए उसने उसे पूरी तरह खामोश कर दिया। लेकिन महक के दिमाग में पूरी तरह हलचल मची हुई थी। उलझनें उतनी ही बढ़ती जा रही थीं जितनी वो उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे वो उस पर अपना हक जताने लगा था। कमर से हाथ फिसलते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगे थे और फिर एक ही झटके में वो उसे ढीली ढाली शर्ट से आज़ाद कर चुका था। उसके इतनी जल्दबाजी पर महक का दिल जोरों से धड़क उठा था। अब वो उसे अपनी मजबूत बाहों में भरकर उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाए हुए था और उसकी नरमियों को महसूस कर रहा था। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी शादी की पहली रात यूं ही बेकार कर दी, लेकिन फ़िलहाल अब और ख़ुद को तुमसे दूर नहीं रख सकता। वो उसके कान में फुसफुसाते हुए हल्के से उसकी कान की लौ को काट गया। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए वो उसके हुक भी खोल चुका था। मक्खन जैसे वजूद से कपड़े फिसल कर नीचे गिर चुके थे और सामने था महक का नरम गुदाज बेदाग वजूद, जो विकास को पूरी तरह दीवाना कर चुका था। वो बेकाबू होते हुए एक झटके से उसे अपनी बाहों में उठा चुका था और वो शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर गई। उसे बेड पर लिटाते हुए उसने लाइट भी ऑफ कर दी थी और पूरी तरह उसे अपनी आगोश में समेट लिया था। नरमी से उसे अपने आप में समेटते हुए वो ये एहसास दिला रहा था कि वो वाकई एक नरम स्वभाव का मालिक है। खामोशी से वो उसकी बाहों में सिमटती चली गई। उसके पास विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो बस ये चाहती थी कि वो शख्स उसे उस गलती के बारे में बताए जिसकी सज़ा वो उसे दे रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके दिल में वकास के लिए सोच काफ़ी हद तक बदल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उसे काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग मर्द समझ रही थी, लेकिन जिन्हें सिर्फ औरतों को कंट्रोल करना आता है। लेकिन वो तो जैसे सारे बदले और सारी नफ़रतें भूलता चला गया था। यह एहसास ही काफ़ी दिलफरेब था कि वो बेहद हसीन लड़की अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, पूरे हक के साथ। उसने बहुत प्यार और नरमी से महक के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। हालांकि महक को तो लग रहा था कि ये सब करने में भी वो उसे दर्द देगा, तकलीफ़ पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो अपना सारा डर निकालते हुए उसके एहसास में खुद ब खुद डूबने लगी थी। अगली सुबह दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने उसे एक बार फिर जागने पर मजबूर कर दिया। वो जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई, जब पल्लवी कड़े तेवरों के साथ उसे दरवाजे पर ही घूर रही थी। बाहर आओ, नाश्ता बनाने की तैयारी करो। पल्लवी की तेज आवाज़ पर वकास की भी नींद खुल गई थी। एक पल के लिए उसे अच्छा नहीं लगा कि पल्लवी इस तरह बेधड़क कमरे में चली आई थी। उस वक्त उनकी शादी को सिर्फ दूसरा दिन था और वो नई नवेली दुल्हन थी। उसका दिल चाहा कि वो उठकर पल्लवी से कह दे कि नाश्ता खुद बना लो, लेकिन फिर मजबूरी में चुप रहना पड़ा। वो जानता था घर में काफ़ी बदमज़गी पैदा होगी। हालांकि ये बात केवल इंसाफ के मुताबिक ही थी, लेकिन कहा यही जाएगा कि वो अपनी बीवी का पक्ष ले रहा है और अपनी बहन को नीचा दिखा रहा है, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। महक ने नाश्ता बनाने के बाद घर का सारा काम समेट लिया। दोपहर के वक्त वो थोड़ी देर आराम करने के लिए कमरे में जा रही थी जब संजना जी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। थोड़ी देर आकर मेरे पैर दबाओ। जबकि उनके पास बैठी पल्लवी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। उसने हैरानी से लोगों का बर्ताव देखा। किसी काम के सिलसिले में नाश्ते के बाद ही वकास घर से बाहर चला गया था और अंकल जी भी उसके साथ थे। उनके जाते ही इन दोनों माँ बेटी का अजीबोगरीब रवैया महक को काफ़ी हैरान कर रहा था। आंटी जी, मैं नहाकर कपड़े बदल लूँ, उसके बाद आपके पैर दबा दूंगी, वो धीरे से कहकर पलटने लगी जब संजना जी ने उसे सख्ती से एक बार फिर रुक जाने को कहा। पहले मेरे पैर दबाओ और दोबारा मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। उसे भी अब गुस्सा आने लगा। उसने पलटते हुए पल्लवी की ओर देखा और सख्ती से कह दिया, पल्लवी, सारा दिन फ्री रहती हो, आंटी जी के पाँव दबा दो, आखिर को माँ है तुम्हारी, तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज बनते हैं। वो कहते हुए पलटी ही थी कि आखिरी दरवाजे से अंदर आते हुए विकास को संजना जी ने देख लिया था। ये तुम्हारी अच्छी परवरिश नहीं है कि बहू बनते ही तुम तमीज़ और संस्कार भूल गई हो। तुम्हारे साथ मिलकर सारा दिन मैंने घर का काम संभाला है। मैं तो तुम दोनों से कह रही थी कि थोड़ी थोड़ी देर आराम कर लो, अब मैं खुद ही बाकी काम देख लूँगी। महक का हाथ थामते हुए वो उठी और नरम लहजे में कहने लगी, और महक बस उन्हें देखती रह गई। महक ने पलटकर विकास और संजीव अंकल को अंदर आते हुए देखा। उसे अब समझ आ चुका था कि संजना जी ने तुरंत ही पैंतरा क्यों बदला था। वो हैरत भरी नज़रों से उन लोगों को देख रही थी जिन पर उसके माँ बाप ने भरोसा करके उन्हें अपनी बेटी सौंप दी थी।
मम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत है? विकास ने अंदर आते हुए अपनी माँ का हालचाल पूछा और फिर हैरत से उन लोगों को देखने लगा। उसे गहराई से अंदाजा हो चुका था कि यहाँ कुछ हुआ है। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस महक को समझा रही थी कि बड़ों के सामने जबान मत चलाया करो, घर के छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही देख लूँगी। और विकास ने पलटते हुए महक की ओर देखा। तुमने कुछ कहा है मम्मी को? और उसने ना में सर हिला दिया। विकास, मैंने कुछ नहीं कहा। आज के बाद तो मम्मी के सामने जबान नहीं चलाओगी। घर के कामकाज तुम और पल्लवी मिलकर देख लेना, लेकिन मम्मी के सामने आवाज़ उठाना अपनी मौत को आवाज़ देने के बराबर है, उसने सख्ती से कह दिया। और महक उसे देखती रह गई। ये सिर्फ झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं अंकल जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने अब डायरेक्ट संजीव अंकल को अपनी बात बताई थी और विकास को इसी बात पर गुस्सा आया था। सख्ती से उसका हाथ थामते हुए उसने उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। खबरदार, अगर तुमने वही गलती दोहराई जो तुम्हारी माँ ने दादी जान के साथ दोहराई थी, मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। और वो हैरत से अपने पति को देखती रही, जिसका लहजा रात तक काफ़ी नरम था। और अब तुम कैसे बात कर रहे हो महक से विकास? और क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? इस बार संजीव अंकल से रहा नहीं गया, इसीलिए उन्होंने गुस्से से विकास को देखते हुए पूछ लिया। पापा, आप जानते तो हैं ना कि शांति आंटी ने दादी जान के साथ क्या सलूक किया था? उनके मुंह पर थप्पड़ मारकर उन्हें आखिरी वक्त में घर से निकाल दिया था। और ये अब वही सब कुछ मेरी माँ के साथ करना चाहती है। महक हक्का बक्का उसका चेहरा देख रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम विकास? होश में तो हो? उसके बाप का लहजा काफ़ी सख्त हो गया था। यही सच्चाई है पापा, चाहे तो मम्मा से पूछ लें। उसने अपने बाप की तरफ देखते हुए संजना जी को अपनी हिमायत करने के लिए कहा, जबकि वो अपने बेटे को देख रही थीं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो यूं सबके सामने ये राज खोल देगा। अच्छा, तो ये वजह है कि मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा रवैया महक के साथ सही नहीं है। यानी तुम्हारी माँ ने तुम्हें पहले ही इस कदर भर दिया है कि तुमने रिश्ते की शुरुआत से पहले ही उसकी खूबसूरती को मिटा दिया। वो हैरत से अपने पापा को देख रहा था। ये सब तुम्हारी माँ की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तुम्हारी दादी और महक के पापा के हम लोगों पर कितने एहसान हैं, ये तुम सोच भी नहीं सकते। अगर वो लोग मुझे अपने घर का हिस्सा नहीं बनाते तो मैं किसी अनाथ आश्रम में पल रहा होता, या तो कोई चोर डकैत बन गया होता, या अब तक गरीबी से जूझ कर मर गया होता। तुम्हारी दादी जितना आनंद भाई से प्यार करती थी उतना ही मुझसे करती थी, लेकिन अफसोस मैं उन्हें वो सुख नहीं दे सका जो एक बेटे का फ़र्ज होता है। पूरा मोहल्ला जानता था कि मरने से पहले न सिर्फ भाई साहब के घर पर रही थी, बल्कि पूरा मोहल्ला ये भी जानता है कि भाभी जी ने उनकी किस कदर सेवा की थी। अफसोस है मुझे तुम्हारी परवरिश पर। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम आनंद भाई की बेटी के साथ ये सलूक करोगे। वो कभी अपनी माँ को देखता और कभी अपने पापा की ओर। जब उसके पापा उसकी माँ के सामने जाकर खड़े हो गए, रिश्तों में जहर खोलना छोड़ दो संजना, अब तो बाज आ जाओ, सारी ज़िंदगी तुमने यही किया है। और वो गुस्से से फट पड़ी। क्यों छोड़ दूं संजीव जी? आखिर कभी आपने मेरी सच्चाई जानने की कोशिश की? मुझे वो इज्जत और मान दिलाया जो हमेशा से शांति भाभी के हिस्से में आया। सरिता जी जाने से पहले घर की सारी जिम्मेदारी उनके सुपुर्द करके चली गईं, और आप और भाई साहब हमेशा ही उनके गुण गाते रहते हैं। आखिर क्यों? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? अगर आप उनकी सगी औलाद नहीं थे तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो इस घर में बहू की हैसियत से ही आई थी ना। मुझे पूरा मान और सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन सारा मान सम्मान शांति भाभी के हिस्से में आया। वो आज गुस्से के मारे फट पड़ी थी, और अब जाकर विकास को हकीकत का एहसास हुआ था कि उसकी माँ ने सिर्फ अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए बेटे की खुशियाँ छीन ली थीं, और वो उस मासूम लड़की पर सितम ढाकर खुद को दादी की नज़रों में महान साबित कर रहा था, ये जाने बिना कि वो न जाने उनकी आत्मा के लिए भी कितना बड़ा जख्म बन चुका होगा। तुम सारी ज़िंदगी वो सम्मान नहीं कमा पाई, सिर्फ अपनी जलन की वजह से। जहाँ भाभी ने हमेशा रिश्तों को अहमियत दी, वहीं तुमने हमेशा नफ़रतों को बढ़ावा दिया। और यही वजह है कि आज मेरा बेटा इस मकाम पर खड़ा है और तुम्हारी बेटी तुम्हारी दहलीज पर बैठी रह गई। संजना जी हैरानी से अपने पति को देखती रह गई। पल्लवी का चेहरा भी जर्द पड़ चुका था। उसके बाद उसके कलेजे में जो कसक उठी उसे एहसास हो चुका था। वो धीरे से पलटते हुए अपने कमरे में जाने लगी, और फिर थोड़ी देर बाद महक के पास आकर रोते हुए उन्होंने उसके सर पर हाथ रख दिया। हो सके बेटा तो अपने अंकल को माफ़ कर देना, शायद अब मेरे पास यही कुछ बाकी रह गया है।
वो कहते हुए नरमी से उस पर एक नज़र डालकर कमरे में चले गए। कुछ देर वो वहीं रुकी, फिर वो भी कमरे में चली आई। इस कदर जिल्लत और अजियत का सामना उसे इस घर में करना पड़ेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। हैरत से अपनी माँ को देखते हुए वो उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या ये सब कुछ सच है जो पापा कह रहे हैं? आपने मुझसे झूठ बोला? और वो बस खामोशी से खड़ी रह गई। खामोशी ही उनका जवाब था और इस बात का उसे अंदाज़ा हो चुका था। ये उसके नस नस में उतर गया था कि उसने एक ऐसी लड़की के साथ ज्यादती कर दी जो लड़की इस घर में सिर्फ उसी के रिश्ते की वजह से आई थी। सिर्फ उसी का दामन थाम कर उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ा था। उसे बेख्तियार वो वक्त याद आ गया जब उसने महक के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। पछतावे की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ती चली गई। अफसोस है मुझ पर, मेरी परवरिश पर। मैंने बिना सोचे समझे एक मासूम लड़की को जुल्म का निशाना बनाया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सामने बैठी उस मासूम सी लड़की का सामना कर पाए। लेकिन वो चाहता था कि वो उससे माफ़ी मांगे, लेकिन क्योंकि वो गुनहगार था, वो बेड पर बैठी धीरे धीरे से आंसू बहा रही थी। उसे यकीन नहीं था कि उसके अपने ही उसके खिलाफ इस कदर साजिश करेंगे। उसके करीब आते हुए वो उसके कदमों में बैठ गया। जब वो तेज़ी से उठकर उससे एकदम दूर हट गई। क्या कर रहे हैं आप? ये अच्छा नहीं लग रहा। विकास का उसके कदमों में बैठना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दादी के लिए मेरा प्यार और मेरे जज्बात को बुनियाद बनाकर मुझे तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा। नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। भगवान को शायद ऐसे ही मंजूर था। विकास ने आगे बढ़ते हुए उसे थाम कर अपने करीब कर लिया। भगवान ने मुझे एक अमूल्य हीरा दिया है और मैं उसकी कदर नहीं कर सका। मुझे यही बताया गया था कि दादी तुम्हारी माँ की वजह से इस दुनिया से चली गई। हैरत है, आपने मान भी लिया। हालांकि किसी के जाने में किसी का कोई हाथ नहीं होता। सब अपने तय वक्त पर भगवान जी के पास चले जाते हैं और हमें भी जाना है बकास। यही रवाज है दुनिया का और यही कुदरत का कानून। वो मेरी गलती है। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। शायद भगवान ने हमें एक दूसरे को समझने का मौका दिया है, वरना शायद हम ऐसे ही सारी जिंदगी उलझनों का शिकार रहते। उसके करीब आते हुए वो कह रहा था और महक को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर पछतावे की झलक महक को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने हमेशा उस शख्स को सादगी और संजीदगी में देखा था। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके सामने परेशान हाल खड़ा रहे। वादा करें, आज के बाद मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। उसने अपनी छोटी सी हथेली उसके सामने फैला दी और विकास ने उसकी हथेली थाम कर लबों से लगा ली। आज के बाद मैं कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा और ना ही तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करूंगा। मैं तुम्हें दुबई अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसे अंदाजा हो चुका था कि यहाँ उसका रहना उसके रिश्ते के लिए दरार का कारण बन सकता है। इसीलिए एक पल में ही उसने तय कर लिया था कि वो उस लड़की को अपने साथ लेकर जाएगा, जब तक कि वे एक दूसरे की नस नस से वाकिफ ना हो जाएं। आप सच कह रहे हैं? वो खुशी के मारे बेख्तियार उसके सीने से लिपट गई थी और उसकी एक्साइटमेंट देखते हुए उसने हाँ में सर हिला दिया। हनीमून भी तो मनाना है ना, तो सोचा वहीं जाकर हनीमून भी मना लेंगे और बच्चा भी प्लान कर लेंगे। अब उसके लहजे में शरारत उतर आई थी, जबकि उसकी बात सुनते ही सामने वाले के चेहरे की रंगत लाल पड़ गई। उसके चेहरे के रंग को देखकर विकास उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखता रहा। मोहब्बत से विकास की मोहब्बत को वेलकम कहते हुए उसने अपने दिल में उसे जगह दे दी। वो चाहती थी कि वो इस शख्स को एक मौका दे और ये शख्स खुद को साबित करे, जबकि विकास ने भी कसम खा ली थी कि आज के बाद वो इस सुनहरी आंखों वाली लड़की को कभी नहीं रुलाएगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।